बात बहुत पुरानी है। किसी जंगल की तलहटी में रामपुर नाम का एक बहुत ही रमणीय गांव था। इस गांव के मुखिया रामू काका थे। सभी गांववासी रामू काका की बहुत ही इज्जत करते थे और उनके विचारों सुझाव को पूरी तरह मानते थे। रामू काका की एक ही संतान थी मैना। 15-16 की उम्र में भी मैना का नटखटपन गया नहीं था। वह बहुत ही शरारती थी। उसके चेहरे पर शर्मीलापन नजर नहीं आता, पर हां, उसके चेहरे से उसका भोलापन जरूर झलकता। उस समय हर माँ बाप की बस एक ही ख्वाहिश होती थी कि उसकी लड़की को अच्छा घर वर मिल जाए और वह अपने ससुराल में खुश रहे। रामू काका भी मैना के लिए आसपास के गांव वर देखुआ बनकर जाना शुरू कर दिए थे। एक बार पास के एक गांव के उनके मुखिया मित्र ने कहा कि उनकी नजर में एक लड़का है, अगर आप तैयार हो तो मैं बात चलाऊं। रामू काका के हां करते ही उनके मुखिया मित्र की अगुवाई में मैना का विवाह तय हो गया। मैना का पति महेश उस समय कोलकाता में काम करता था। महेश देखने में बहुत ही सीधा साधा और सुंदर युवक था। वह रामू काका को पूरी तरह से भा गया था। खैर, शादी हुई और रामू काका ने नम आंखों से मैना को विदा किया। कुछ ही दिनों में मैना अपने ससुराल में भी सबकी प्रिय हो चुकी थी। 1-2 महीना मैना के साथ बिताने के बाद महेश भारी मन से कोलकाता की राह पर निकल पड़ा। मैना ने महेश को समझाया कि कमाना भी जरूरी है, 5-6 महीने की ही तो बात है। दिवाली में आपको फिर से घर आना ही है। तब तक मैं नजरें बिछाए आपका इंतजार प्रसन्न मन से कर लूंगी। कोलकाता पहुंचने पर महेश ने फिर से अपना काम धंधा शुरू किया, पर अब काम में उसका मन नहीं लग रहा था। बार बार मैना का शरारती चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम रहा था। वह जितना भी काम में मन लगाने की कोशिश करता, उतना ही मैना की याद आती। महेश की यह बेकरारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। उसने अपने दिल की बात अपने साथ काम करने वाले अपने 5 मित्रों को बताई। ये पांचों उसके अच्छे मित्र थे। महेश दिन रात अपने 5 दोस्तों से मैना की खूबसूरती और शरारतीपन का बखान करता रहता। 5 मित्र मैना के बारे में सुन सुनकर उनकी खूबसूरती की एक छवि अपने अपने मन में बना लिए थे और अब बार बार महेश से कहते कि भाभी से कब मिलवा रहे हो। महेश कहता, मैं तो खुद ही उससे मिलने के लिए बेकरार हूं, पर समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे मिलूं। खैर, अब महेश के 5 दोस्तों के दिमाग में एक भयानक घिनौनी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई थी। उससे महेश भी पूरी तरह अनजान था। उसके 5 दोस्तों ने एक दिन महेश से कहा कि यार, भाभी को यहीं ले आओ, कुछ दिन रहेगी, कोलकाता भी घूम लेगी तो उसको बहुत अच्छा लगेगा और फिर 1-2 हफ्ते में उसे वापस छोड़ आना। पर महेश अपने बूढ़े माँ बाप को याद कर कहता कि नहीं यारो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी अम्मा और बापू की देखभाल के लिए गांव में मैना के अलावा कोई नहीं है। कुछ दिन और बीते, पर ये बीते दिन महेश की बेकरारी को और भी बढ़ाते जा रहे थे। अब तो महेश का काम में एकदम से मन नहीं लग रहा था और उसे बस गांव दिखाई दे रहा था। एक दिन रात को महेश के 5 दोस्तों ने महेश से कहा कि चलो हम लोग तुम्हारे गांव चलते हैं। महेश अभी कुछ समझ पाता या कह पाता, तब तक उसके उन 5 दोस्तों में से निकेश नामक दोस्त ने कहा कि यार, टेंशन मत ले, कह देना कि अभी काम की मंदी चल रही है, इसलिए गांव आ गया और साथ ही इसी बहाने हम मित्र लोग भी तुम्हारा गांव देख लेंगे और भाभी के साथ ही तुम्हारे माता पिता से भी मिल लेंगे,
क्योंकि हम लोगों का तो गांव भी नहीं है। इसी कलकत्ता में पैदा हुए और कलकत्ता को ही अपना घर बना लिया। हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ दिन गांव की आबो हवा का आनंद ले। महेश तो घर जाने के लिए बेकरार था ही, उसे अपने दोस्तों की बात भली लगी। फिर क्या था, दूसरे दिन ही महेश अपने उन 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के लिए निकल पड़ा। उसके गांव के आसपास में बहुत सारे घने जंगल थे। इस पर्वतीय इलाके के इन पहाड़ वासियों के अलावा अगर कोई अनजाना आ जाए तो वह जरूर रास्ता भटक जाए और हिंसक जानवरों का शिकार बन जाए। ट्रेन और बस की यात्रा करते करते आखिरकार महेश अपने 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के पास एक छोटे से बस स्टेशन पर पहुंच ही गया। इस स्टेशन से उसके गांव जाने के लिए एक कच्ची सड़क भी न थी। जंगल में चलने से बने पगडंडियों से ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर जाना पड़ता था। जंगल में चलते चलते जब महेश से निकेश ने पूछा कि भाई महेश, अभी तुम्हारा गांव कितनी दूर है, तो महेश ने प्रसन्न होकर कहा कि यार अब बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। महेश की बात सुनते ही निकेश हाँफने का नाटक करते हुए वहीं बैठते हुए बोला कि यार अब मुझसे चला नहीं जाता। इसकी बात सुनते ही महेश ने कहा कि यार हम लोग पहुंच गए हैं और अब मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। पर महेश की बातों को अनसुनी करते हुए उसके अन्य 4 दोस्त भी निकेश के पास ही बैठ गए। अब महेश बेचारा क्या करे, उसे भी रुकना पड़ा। महेश के रुकते ही निकेश ने अपने हाथ में लिए झोले में से एक अच्छी नई साड़ी और साथ ही चूड़ी आदि निकालते हुए कहा कि यार महेश, हम लोग भाभी से पहली बार मिलने वाले हैं, इसलिए उनके लिए कुछ उपहार लाए हैं। उसकी बात सुनते ही महेश ने कहा कि यारो इसकी क्या जरूरत थी। पर निकेश ने हंसकर कहा कि जरूरत थी भाई, हमारी भी तो भाभी है, हम पहली बार उससे मिल रहे हैं तो बिना कुछ दिए कैसे रह सकते हैं। इसके बाद निकेश ने कुटिल मुस्कान चेहरे पर लाते हुए महेश से कहा कि यार महेश, क्यों न भाभी को सरप्राइज दिया जाए। एक काम करो, तुम घर जाओ और बिना किसी को बताए भाभी को घुमाने के बहाने यहां लाओ। हम लोग यहां भाभी को यह सब उपहार दे देंगे और उसके बाद फिर से तुम दोनों के साथ तुम्हारे घर चलेंगे। भोला महेश हां में हां मिलाते हुए तेज कदमों से घर की ओर चला गया और लगभग 30-40 मिनट के बाद मैना को लेकर दोस्तों के पास वापस आ गया। फिर क्या था, मैना से वे 5 दोस्त एकदम से अपनी भाभी की तरह मिले। मैना को भी बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जब मैना ने उन्हें घर चलने के लिए कहा तो अचानक उनके तेवर थोड़े से बदले नजर आए। निकेश और महेश के अन्य 4 दोस्त मैना और महेश के पास पूरी सख्ती से खड़े हो गए थे। मैना और महेश कुछ समझ पाते इससे पहले ही निकेश ने दांत भींचते हुए तेज आवाज में महेश से कहा कि साले, मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता था, पर तुम बिना बताए गांव आकर अपनी कर लिए। उसकी बात सुनकर महेश ने भोलेपन से कहा कि निकेश भाई, आपने तो कभी हमसे अपनी बहन की शादी के बारे में बात भी नहीं की और जब मैं घर आया था शादी करा दी थी। भला मैं इन्हें मना कैसे कर सकता था। पर महेश की इन भोली बातों का उन 5 दैत्यों पर कोई असर नहीं हुआ। उनमें से 2 ने महेश को कसकर पकड़ लिया और बचे बाकी 3 मैना का चीरहरण करने लगे। अभी महेश या मैना चिल्लाकर आवाज लगा पाते इससे पहले ही उन दोनों के मुंह में कपड़े ठूस दिए गए। फिर निवस्त्र मैना और महेश को उठाकर वे लोग कुछ और घने जंगल में ले गए। घने जंगल में ले जाकर उन लोगों ने महेश की हत्या कर दी और मैना की इज्जत से खेल बैठे।
लगभग वे पांचों नरपिशाच घंटों तक मैना को दागदार करते रहे। वह चिल्लाती रही, भीख मांगती रही, पर उन भेड़ियों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अंत में अपनी वाली करने के बाद उन पांचों ने मैना को भी मौत के घाट उतार दिया। वहीं जंगल में सूखी पत्तियों से उन्हें ढककर आग लगा दी। आग लगाने के बाद ये पांचों दोस्त जिधर से आए थे उधर को भाग निकले। जंगल जलने लगा और जलने लगे मैना और महेश के जिस्म। सब कुछ स्वाह हो गया। इस आग से आसपास के गांव वालों को कुछ भी लेना देना नहीं था, क्योंकि जंगल में आग लगना कोई बड़ी बात नहीं थी। कभी भी कोई भी अपनी लठई में जंगल में आग लगा दिया करता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रात तक जब मैना और महेश घर नहीं आए, पिताजी ने महेश के आने और मैना को लेकर जाने की बात अपने पड़ोसियों को बताई। उसी रात को महेश के पिता और उनके कुछ पड़ोसी मशाल लेकर मैना और महेश को खोजने निकल पड़े। काफी खोजबीन के बाद भी उन दोनों का पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह पुलिस में खबर दी गई, पर पुलिस भी क्या करती। थोड़ा बहुत छानबीन की, पर उन दोनों का कोई पता नहीं था। अब महेश के माता पिता और गांव वालों को लगने लगा कि महेश अपनी बहुरिया को लेकर बिना बताए कोलकाता चला गया। शायद उन्हें डर था कि अगर बापू को बताकर ले जाएंगे तो वे ले जाने नहीं देंगे। आखिरकार कोलकाता में महेश कहाँ रहता है, क्या करता है, इन सब बातों के बारे में भी महेश के माता पिता और गांव वालों को बहुत कम ही पता था। धीरे धीरे करके 8-9 महीने बीत गए। अब महेश के माता पिता बिना महेश और मैना के जीना सीख गए थे। इधर कोलकाता में एक दिन अचानक निकेश के घर पर कोहराम मच गया। वह यह था कि किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसके गुप्तांग को दांतों से काट खाया था। उसके शरीर पर जगह जगह भयानक दांतों के निशान भी पड़े थे और वह इस दुनिया को विदा कर गया था। पुलिस की पूछताछ में उसके घर वालों ने बताया कि पिछले 1 महीने से निकेश का किसी लड़की के साथ चक्कर था। वे दोनों बराबर एक दूसरे से मिलते थे, पर लड़की कौन थी, कैसी थी, किसी ने देखा नहीं था। पर इसी दौरान पुलिस को निकेश की बहन से एक अजीब व डरावनी बात पता चली। निकेश की बहन ने बताया कि एक दिन जब निकेश घर से निकला तो वह भी उसके पीछे पीछे हो ली थी। निकेश बस्ती से निकलकर एक सुनसान रास्ते में बनी एक पुलिया पर बैठ गया था। वहां से मैं लगभग 20 मीटर की दूरी पर एक बिजली के खंभे की आड़ में खड़ी होकर उस पर नजर रख रही थी। मुझे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि निकेश किसी से बात कर रहा है, किसी को पुचकार रहा है, पर वहां तो निकेश के अलावा कोई था ही नहीं। फिर मुझे लगा कहीं निकेश भैया पागल तो नहीं हो गए हैं। अभी मैं यही सब सोच रही थी, तभी एक भयानक काली छाया मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वह छाया बहुत ही भयानक थी, पर छाया तो थी, पर छाया किसकी है यह समझ में नहीं आ रहा था। मैं पूरी तरह से डर गई थी। फिर अचानक वह छाया जोर जोर से हंसने लगी और चिल्लाई, अब तेरा भाई नहीं बचेगा। नोचा था ना मुझे, मैं भी इसे नोच नोच कर खा जाऊंगी। और हां, एक बात तू याद रख, अगर यह बात किसी को भी बताई तो मैं तेरे पूरे घर को बर्बाद कर दूंगी। इतना कहते ही निकेश की बहन सुबक सुबक कर रोने लगी। इतना सुनते ही पुलिस और आसपास जुटे लोग सकते में आ गए और पूरी तरह से डर भी गए, क्योंकि निकेश का जो हाल हुआ था वह यह बयां कर रहा था कि उसके साथ जो हुआ है वह किसी इंसान ने नहीं अपितु भूत प्रेतों ने ही किया होगा। यह कहानी समाप्त होती है, पर इसके अगले भाग के रूप में एक कहानी और आ सकती है कि क्या निकेश का यह हाल किसी भूत ने ही ऐसा किया था या किसी और ने। कहीं मैना तो नहीं या महेश।
निकेश के 4 अन्य दोस्तों के साथ भी कुछ हुआ क्या? प्रिय साथियों, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना न भूलें। इससे हमें आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। गुड लक। जय हिंद।